नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं अभिषेक औदित्य। आज पॉलिटी का तीसरा लेक्चर है। हमने पिछले 2 लेक्चर्स में क्या पढ़े? पिछले 3 में हम लोगों ने क्या पढ़ा? पहले में इंट्रोडक्शन, दूसरे में हम लोगों ने रेगुलर बंगाल विजय से लेकर 1858 तक की भारत शासन अधिनियम, और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा? पिछले लेक्चर में हमने 1861 के भारत परिषद अधिनियम से हमने पढ़े थे साइमन कमीशन तक। उसके बीच में हमने क्या क्या पढ़ा? 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार और 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। आज फिर उसके बाद हमने साइमन कमीशन पढ़ा। साइमन कमीशन के बाद की कहानी आज से प्रारंभ होगी। मैं आपको कल समझा रहा था कि उस समय प्रथम विश्व युद्ध हो चुका था और भारत से सैन्य शक्ति की आवश्यकता के कारण जो ब्रिटिशर्स थे, जो ताज का शासन था, वो थोड़ा भारत के प्रति लचीला हो रहा था। लेकिन अजगर कितना भी लचीला होगा, लेकिन वो घातक तो होगा ही। अजगर कितना भी लचीला हो या सांप कितना भी लचीला हो, लेकिन विष छोड़ना तो नहीं छोड़ेगा। तो क्या हुआ? उसके बाद उस समय प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के मैकडोनाल्ड रैमजे नाम के। अब हम पढ़ रहे हैं सांप्रदायिकता अवार्ड, जिसे कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? सांप्रदायिकता अवार्ड। क्या पढ़ रहे हैं? सांप्रदायिकता अवार्ड। सांप्रदायिकता अवार्ड हम लोग पढ़ रहे हैं। इसे क्या कहा जाता है? कम्युनल अवार्ड। क्या? कम्युनल अवार्ड। इसे कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है। ये कम्युनल अवार्ड क्या था? देखो, भारत में अंग्रेजों को यह पता चल चुका था कि हम लोग अपनी जो वरिष्ठता सिद्ध करने के लिए, अपने आप को ऊंचा सिद्ध करने के लिए, अपनी सर्वोच्चता सिद्ध करने के लिए आपस में लड़ते रहते हैं। ये भारतीयों की टेंडेंसी हमेशा से रही है कि अपने आप को उच्च सिद्ध करने के लिए दूसरों को नीचा दिखाने की। भारतीयों में नहीं, बहुत हर जगह लगभग ये होती, लेकिन भारतीय जीन में ये कुछ ज्यादा ही रहा है। इसलिए ब्रिटिशर्स ने ये सोचा कि अब क्या करते हैं, इन लोगों को इस हिसाब से एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना भर देते हैं इन लोगों में कि ये एक दूसरे से जीवन पर्यंत लड़ते रहें और कभी इससे उबर ना पाए। वो ये सोच रहे थे कि हम तो जा ही रहे हैं, लेकिन इनमें ऐसी समस्याएं व्याप्त करते हुए जाएं कि बाद में इन्हें फिर से मेरी आवश्यकता पड़े और ये भारत हमारी ही एक कॉलोनी बन जाए। और वो कॉलोनियल शासन चला ही रहे थे, तो वो ये चाहते थे कि भारत भी हमारी एक कॉलोनी बन जाए। इसलिए बहुत सारी समस्याएं वो रोपित करके गए। उन समस्याओं में एक क्या था? सांप्रदायिक अवार्ड। क्या था? सांप्रदायिकता अवार्ड, जिसे कम्युनल अवार्ड कहा जाता है। इस कम्युनल अवार्ड में क्या किया कि ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री रैमजी मैकडोनाल्ड थे, उन्होंने एक योजना बनाई। किसके लिए? अल्पसंख्यकों के लिए। अल्पसंख्यक कौन? मुस्लिम, सिख, ईसाई, यूरोपीय, आंग्ल भारतीय और दलित। देखो, वो दलितों को अन्य हिंदुओं से अलग करके अल्पसंख्यक बना रहे थे, यानी कि माइनॉरिटी, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, वो अभी बाद में आएगा। अभी क्या बना रहे थे? वो अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी। और गांधी जी क्या चाहते थे? गांधी जी ने अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों को हरिजन कहा, ईश्वर के जन कहा। गांधी जी चाहते थे कि हमारे हिंदू समुदाय में, हिंदू समाज में रहते हुए दलितों को, यानी कि अनुसूचित जातियों को सम्मान मिले। गांधी जी की परिकल्पना ये थी। लेकिन रैमजे भाई साहब ने क्या किया कि इसको छिन्न भिन्न कर देंगे, बांट देंगे। अल्पसंख्यकों की योजना बनाई। इसके अंतर्गत मुस्लिम, सिख, ईसाई, यूरोपीय, आंग्ल भारतीय के साथ दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार कर दिया। मतलब कि जो निर्वाचन होगा, जो भारत सरकार के सदस्यों के लिए ये निर्वाचन होगा, उसमें क्या होगा कि मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम के लिए वोट करेगा, सिर्फ सिख के लिए वोट करेगा, दलित सिर्फ दलित के लिए वोट करेगा।
इसी हिसाब से गांधी जी इसके खिलाफ थे। आगे देखो क्या हुआ, दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र जो अन्य हिंदुओं से अलग था, मतलब दलितों को हिंदुओं की श्रेणी में नहीं रखा था, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में नहीं, बल्कि दलितों को अल्पसंख्यक कह के अन्य हिंदुओं से अलग कर दिया। कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र देने से गांधी जी नाराज थे। और पूना, गांधी जी उस समय पूना की यरवड़ा जेल, वही जेल जिसमें संजय दत्त बंद थे, देखो वही जेल है जिसमें संजय दत्त बंद थे, पूना की यरवड़ा, पूना में एक जगह है यरवड़ा, वहां पर एक जेल स्थित है, वहीं पर गांधी जी बंद थे। गांधी जी ने इस सांप्रदायिक अवार्ड, इस कम्युनल अवार्ड के खिलाफ वहीं पर अनशन कर दिया, वहीं पर अनशन कर दिया। तो दलितों के एक बड़े नेता, दलितों के बड़े एक नेता जिन्हें संविधान का निर्माता भी कहा जाता है, जिनका नाम था भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनमें और कांग्रेसी नेताओं और गांधी जी में ये क्लैश हो गया। गांधी जी दलितों को अलग निर्वाचन क्षेत्र नहीं देना चाहते थे, जबकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वो चाहते थे कि अलग निर्वाचन क्षेत्र भी मिले, और क्या, और जो संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र है उसमें भी दलितों की भागीदारी हो। यानी कि समझो इसको कि मान लो ये एक्स क्षेत्र है, ठीक है, ये एक्स क्षेत्र सामान्य है, सामान्य, और ये वाई क्षेत्र है, ये आरक्षित है दलितों के लिए, ये एक दलित सीट आरक्षित है मान लो। तो भीमराव अंबेडकर, गांधी जी ये कुछ नहीं चाहते थे, गांधी जी चाहते थे कि सब संभाव से रहें, इनमें हिंदुओं में रहते हुए ही इनको प्रॉपर सम्मान मिले, इसीलिए गांधी जी ने हरिजन यानी कि ईश्वर के लोग कहा, ईश्वर के जन। तो देखो क्या, जैसे भीमराव अंबेडकर ये चाहते थे। अच्छा, सांप्रदायिकता अवार्ड क्या था कि ये जो वाई, मतलब जो वाई क्षेत्र आरक्षित क्षेत्र है, जो वाई आरक्षित क्षेत्र है उसमें क्या सिर्फ दलित ही पार्टिसिपेट कर सकते थे, और जो एक्स है एक्स जो सामान्य क्षेत्र है उसमें भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि उसमें भी ये दलित उसमें भी, मतलब जो सामान्य है वहां दलित भी पार्टिसिपेट कर सके, कंटेस्टेंट बन सके। और जो आज की स्थिति भी यही है, आज की स्थिति भी यही है। जैसे आपके एरिया का लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र होगा, जो निर्वाचन क्षेत्र होगा आपके लोकसभा का, वहां अगर सीट आरक्षित है तो सामान्य वर्ग का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन अगर सीट अनारक्षित है तो उस पर सामान्य वर्ग का भी लड़ सकता है चुनाव, और दलित वर्ग का यानी कि आरक्षित वर्ग का भी चुनाव लड़ सकता है। तो देखो आगे कहानी क्या है, आगे कहानी है अंततः कांग्रेस व दलित नेताओं के मध्य समझौता हुआ। देखो कांग्रेस व दलित नेताओं के मध्य समझौता क्या हुआ कि गांधी जी ने अनशन कर दिया, कहां, पूना की येरवड़ा जेल में। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उनसे मिलने गए भीमराव अंबेडकर 1932 में मिलने गए, और वहीं पे गांधी जी और उनके बीच समझौता हुआ। अंततः गांधी जी को हार माननी पड़ी, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो मांग थी वो मानी गई, जो भीमराव अंबेडकर की मांग थी वो मानी गई। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है, देखिए पूना पैक्ट, पूना समझौता, इसी को कहा जाता है पूना समझौता, यानी कि पूना पैक्ट किसे कहा जाता है, जो सांप्रदायिकता अवार्ड के चलते हुए गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ, उसे पूना पैक्ट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब आपने सांप्रदायिकता अवार्ड समझ लिया। सांप्रदायिकता अवार्ड एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, क्या है सांप्रदायिकता अवार्ड। 1932 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजी मैकडोनाल्ड द्वारा अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर बनाई गई यह एक योजना थी। इसके अंतर्गत मुस्लिम, सिखों, ईसाइयों, यूरोपियों, आंग्ल भारतीयों के साथ दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार किया गया। किस प्रकार किया गया ये मैंने इसके माध्यम से आपको बता दिया है। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र देने के लिए, जो हिंदुओं से अलग था, देने से गांधी जी सहमत नहीं थे और पूना की येरवड़ा जेल में अनशन किया। और फिर बाद में भीमराव अंबेडकर येरवड़ा जेल गए, वहीं पर गांधी जी और उनके बीच समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है, पूना पैक्ट। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे क्या आ गया, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। देखो जो भारत का संविधान निर्माण हो गया 1950 में,
तो बहुत सारे आरोप लगे, बहुत आरोप नहीं कहूंगा, आलोचना हुई। और किसी भी चीज की आलोचना उसकी गुणवत्ता का एक परीक्षण होता है। अगर आपकी आलोचना, देखो मैं आपको बताऊं कि कहा जाता है कि एक आलोचक दोस्त, एक प्रशंसा करने वाले दोस्त से एक आलोचक दुश्मन भला होता है। क्योंकि आलोचनाओं से क्या होता है, आलोचक जो होता है वो उस टेंडेंसी के साथ आपकी समीक्षा करता है जहां वो कमियां जानबूझकर जबरदस्ती कमियां निकालने का प्रयास करता है, और जब कमियां निकाल कर सामने वाला रख देता है तो कमियां जब सामने आती हैं तो सुधार की गुंजाइश होती है। इसलिए आलोचना बहुत जरूरी है। तो मैं क्या बता रहा था कि जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बना दिया, संविधान लागू हो गया, या फिर कह लो जब संविधान अपना लिया गया 26 नवंबर 1949 को, तो बड़ी इसकी आलोचना हुई। कहा गया कि इसका संविधान का जो चिन्ह है, जो पशु चिन्ह है वो हाथी है। वो हाथी पशु चिन्ह इसलिए है क्योंकि हमारे भारत का संविधान भीमकाय है, बहुत बड़ा है। लेकिन इतने बड़े लोकतंत्र के लिए और सबसे सुदृढ़, देखो भारत का संविधान अभी तक टिका हुआ भी इसीलिए है कि ये बहुत बहुत बड़ा और बहुत अच्छे से डिस्क्राइब्ड है। इतने बड़े लोकतंत्र को 2 पन्नों के संविधान से नहीं चलाया जा सकता था, इसलिए इसको बड़ा भी बनाया गया। और ये आरोप लगा, और ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर और आरोप ये लगा कि ये जो संविधान है ये कॉपी किया गया है, कहीं इंग्लैंड से, कहीं आयरलैंड से, कहीं 1935 के भारत शासन अधिनियम से, कहीं रूस से, कहीं अमेरिका से। तो देखो मैं आपको बताता हूं कि क्या होता है कि अब जब एक नियम है, मान लो एक नियम है रोटी को मुंह से खाने का, रोटी को मुंह से खाने का नियम मान लो पटकापुर में भी है और रामपुर में भी है, सीतापुर में भी है। तो लखनपुर अगर नाक से रोटी खाएगा तो वो तो अलग गलत बात हो जाएगी ना। तो जो वो नियम वहां अच्छा चल रहा है, वहां अच्छा चल रहा है, वहां अच्छा चल रहा है, तो उसको अपनाने में कोई भी गलत बात नहीं है। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि हाँ बिल्कुल कॉपी किया गया है, और इसका 2/3 भाग, कितना, 2/3 भाग तो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही ले लिया गया। संविधान का, हमारे आज के वर्तमान संविधान का 2/3 भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। तो देखो वो भारत शासन अधिनियम 1935 क्या था, मैं आपको बताता हूं कि उस समय जो ब्रिटिशर्स थे वो मन बना चुके थे कि अब उनको जाना पड़ेगा। मन बना चुके थे क्या, ऐसी परिस्थितियां बन चुकी थी, हम आधुनिक काल में, पूरा संसार आधुनिक काल में प्रवेश कर चुका था। सामंतवादी और ये उपनिवेशवाद धीरे धीरे खत्म हो रहा था, तो उनके ऊपर दबाव था, उनको जाना ही था। लेकिन वो क्या सोच रहे थे कि जाते हैं तो कुछ ना कुछ नुकसान तो करके ही जाएं। तो वो ये जो अधिनियम है 1909 का ले लो, 1919 का ले लो, इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो आगे की कड़ियां कमजोर करती जाएंगी, और तब की कमजोर कड़ियां आज तक हम मजबूत नहीं कर पाए हैं या करने का सिर्फ प्रयास भर कर पा रहे हैं। तो पढ़िए 1935 का भारत शासन अधिनियम क्या कहता है। इसके अंतर्गत अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई और राज्यों व रियासतों को एक इकाई माना गया। देखो इस अधिनियम में एक संघ की स्थापना हुई, यानी कि एक फेडरेशन की स्थापना हुई, या यूनियन की। फेडरेशन नहीं कहूंगा, इसको यूनियन कहूंगा। फेडरेशन शब्द संविधान में भी कहीं प्रयोग नहीं किया गया, हालांकि संघ का मतलब फेडरेशन भी होता है और यूनियन भी होता है। संघ और संघवाद ये आगे बड़ा विषय है, आगे जब संविधान का निर्माण पढ़ाएंगे तब इसको अच्छे से पढ़ाएंगे। तो क्या हुआ कि एक संघ का निर्माण किया गया, जो आज का जो प्रोफार्मा है कि भारत, पहला अनुच्छेद क्या है संविधान का, भारत राज्यों का एक संघ, इंडिया दैट इज भारत इज एन यूनियन ऑफ स्टेट प्रोविंसेस। ठीक है, तो क्या है कि भारत राज्यों का संघ है। इस संघ की परिकल्पना 1935 के भारत शासन अधिनियम से, भारत राज्यों का एक संघ है। पहला अनुच्छेद क्या कहता है, इंडिया दैट इज भारत इज एन यूनियन ऑफ स्टेट प्रोविंसेस। तो ये जो प्रोफार्मा है ये कहां से आया, ये भारत शासन अधिनियम 1935 से ही आया है। कहां से आया है, 1935 से ही। अंग्रेज क्या कर रहे थे उस समय, अंग्रेज कर रहे थे, अंग्रेजों ने 1919 में घोषणा कर दी थी कि वे भारत में एक क्रमिक सरकार चलाना चाहते हैं, भारत में एक क्रमिक सरकार चलाना चाहते हैं और भारतीयों को सरकार चलाना सिखाएंगे। इसी के तहत उसके 19 के 10 साल बाद साइमन कमीशन आना था, लेकिन 10 साल से पहले ही 2 साल आ गया था साइमन कमीशन 1927 में, जिससे भारतीय बोध नाराज साइमन कमीशन पिछले
पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में आप देख लेना, बहुत अच्छे से पढ़ाया। साइमन कमीशन आ चुका था, ये लोग भारत को सरकार चलाना सिखा रहे थे। तो आज की जो सरकार के प्रोफार्मा है, इसी प्रोफार्मा पर सरकार का गठन किया गया था। इसके अंतर्गत अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई, यानी कि यूनियन की स्थापना 1935 के भीतर हुई। और राज्यों और रियासतों, और उस समय क्या कि 11 बड़े राज्य थे और बाकी रियासतें थी, उन सबको एक इकाई मान लिया गया और भारत को एक संघ मान लिया। भारत संघ के अंतर्गत वे 11 राज्य और रियासतें आती थी। और इनमें क्या किया गया, तीन सूची, आज के संविधान की सूचियां देखो, 3 सूची हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची, उस समय भी क्या किया गया, विषयों को, मतलब कुछ विषयों को, जैसे रक्षा हो गया, विदेश मंत्रालय हो गया, परिवहन संचार हो गया, ये राज्य ने अपने पास ऐसे कितने विषय, 3 सूचियां बनाई। इन विषयों के 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभक्त कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया कि संचार, परिवहन, रक्षा और विदेश, रेल, ये संघ ने अपने पास रखी, यानी कि ऐसे 59 विषय, रक्षा, विदेश और संचार जैसे 59 विषय, 59 सब्जेक्ट्स इसने अपने पास रखे। राज्यों को क्या दिया, पुलिस दे दी, शिक्षा दे दी और तमाम चीजें दे दी। ठीक है, ऐसे 49 विषय, 54 विषय राज्यों को दे दिए। और समवर्ती सूची वह जो दोनों के विषयों का एक समायोजन था, ऐसी एक समवर्ती सूची बना दी। इसमें कितने, 36 विषय थे। और क्या, जैसे इससे पहले क्या चल रहा था, प्रांतों में डायरकी चल रही थी, यानी कि द्वैध शासन चल रहा था, जिसमें 2 प्रकार के विषय होते थे, स्थानांतरित विषय और आरक्षित विषय। आरक्षित विषय गवर्नर के पास होते थे और स्थानांतरित विषय वे होते थे जो कार्यपालिका की मदद से गवर्नर चलाता था। इस मतलब जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है, इसके अंतर्गत क्या किया, इसके अंतर्गत वो द्वैध शासन प्रणाली का अंत कर दिया। इसके अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का अंत कर दिया गया। और इससे जुड़ा हुआ क्या था कि इसके अंतर्गत राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई और राज्यों में मंत्रिमंडल की सिफारिश पर गवर्नर को राज्य के संचालन के निर्देश मिले। देखो, और जो आज की सरकार जैसे है ना, इसी प्रकार के सरकार 1935 में बनाई गई। और राज्यों में जो आज के राज्यपाल होते हैं, उस समय के गवर्नर हुआ करते थे। उन गवर्नरों की मदद से राज्यों में मंत्रिमंडल बना दिया गया। उन गवर्नरों की मदद से, उन गवर्नरों की सहायता से मंत्रिमंडल राज्य के सारे कार्यभार देखता था। और क्या, देखो, इसके अंतर्गत राज्यों में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना कर दी गई। उत्तरदायी सरकार यानी कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। आगे क्या था इस एक्ट में आगे क्या था, इसने केंद्र में स्थानांतरित व आरक्षित विषयों वाली द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया, किंतु यह लागू न हो सकी। और देखो क्या हुआ कि जो द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में थी, अब वो राज्यों से उठकर केंद्र में आ गई द्वैध शासन प्रणाली, जिसमें स्थानांतरित, मैंने बताया ना, स्थानांतरित विषय व आरक्षित विषय 2 प्रकार के विषयों में डिवाइड कर दिया गया। और स्थानांतरित विषय राज्य मंत्रिमंडल की सहायता से, कार्यपालिका की सहायता से वायसराय चलाता था, और आरक्षित विषय थे ये सारे वायसराय ऑफ इंडिया के पास थे, भारत के वायसराय के पास सारे आरक्षित विषय थे। लेकिन इस प्रणाली ने काम नहीं किया। और इसके अंतर्गत क्या हुआ कि राज्यों में 11 राज्य उस समय थे, 11 में से 6 आउट ऑफ 11, 11 में से 6 राज्यों में द्विसदनीय प्रणाली, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद, इनका गठन कर दिया गया। क्या कर दिया गया, विधानसभा और विधान परिषद। ये राज्य बंगाल, बिहार, असम, ऐसे 6 राज्य थे। इसमें क्या किया, द्विसदनात्मक प्रणाली, कहां गई, द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ कर दी। किसमें, राज्यों में। किसके अंतर्गत, 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत।
और इसमें क्या किया गया, और इसमें क्या किया गया, और इसमें दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्गों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इसमें क्या, अब महिलाओं, दलितों और मजदूर वर्ग के लिए अलग निर्वाचन। आपसे जब पूछा जाए कि भारत में वोटिंग का अधिकार, भारत में जो वोटिंग का अधिकार महिलाओं को कब मिला, तो आप कहेंगे 1935 में। 1935 में देखिए किस हिसाब से भेदभाव किया गया है, किस हिसाब से भेदभाव किया गया। महिला शक्ति देखो, महिलाओं को चाहे भारत हो, ब्रिटेन हो, हर जगह, और अमेरिका में तो 1960 के बाद महिलाओं को, अश्वेत महिलाओं को 1960 के बाद राइट टू वोट का अधिकार मिला है ना। तो किस हिसाब से महिलाओं का शोषण किया गया है। अब समय आ चुका है कि जब महिला और पुरुष दोनों एक साथ मिलकर चलें। महिला और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक संरचना है जो ईश्वर द्वारा बनाई गई है। महिलाओं के बिना पुरुष कुछ नहीं है, पुरुष के बिना महिलाएं कुछ नहीं है। हो सकता है समय की प्रासंगिकता के हिसाब से उस समय कुछ शोषण हुआ हो, कुछ समय कुछ भेदभाव हुआ हो, लेकिन हम इतिहास को भूलकर नेल्सन मंडेला जी ने, जब साउथ अफ्रीका श्वेतों से आजाद हुआ, तो नेल्सन मंडेला जी ने सबसे पहले अपने भाषण में यह कहा कि हमें बदले की भावना नहीं रखनी है। हमारे साथ जो श्वेतों ने किया है वो हम श्वेतों के साथ नहीं करेंगे। तो देखिए क्या हो, इतिहास क्यों हम पढ़ते हैं। इतिहास पढ़ने का सबसे बड़ा कारण, सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है कि हम अपनी पुरानी गलतियों से सीख लें। तो देखो, जो महिलाओं के साथ शोषण हुआ, मैं बता दे रहा हूं, इसके अंतर्गत महिलाओं के साथ शोषण हुआ या फिर भेदभाव हुआ। शोषण मैं यहां पर नहीं प्रयोग करूंगा, यहां पर जो भेदभाव शब्द ही उपयुक्त होगा कि वोटिंग का अधिकार नहीं था। यहां पर 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं को, दलित जातियों को और मजदूर वर्गों को वोट करने का अधिकार प्राप्त हुआ। और 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था, उसमें वायसराय की एक परिषद का गठन किया गया था और जिसका अध्यक्ष भारत का सचिव हुआ करता था। उस परिषद का भी अंत कर दिया गया, उस परिषदीय प्रणाली का अंत कर दिया गया। कहां? केंद्र में, यानी कि संघ में। 1858 के अधिनियम द्वारा स्थापित भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया। और एक महत्वपूर्ण, ये आप इंपॉर्टेंट लिख लो, और ये आप इंपॉर्टेंट लिख लो कि मताधिकार का विस्तार कर दिया गया और लगभग 10% जनसंख्या को, 10% जनसंख्या को मताधिकार दे दिया गया। उससे पहले 1919 का भारत शासन अधिनियम वो क्या कहता है कि जो मताधिकार था वो कर के आधार पर, संपत्ति के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, और कर, संपत्ति, शिक्षा और समाज के आधार पर वोटिंग का अधिकार था। लेकिन इसमें वो चीज हटा दी गई, उसका उन्मूलन कर दिया गया। इस भारत शासन अधिनियम की एक विशेषता है, ठीक है। उस विशेषता के अंतर्गत क्या हुआ कि लगभग 10%, उस समय की लगभग 10%, आज 100% जनसंख्या के पास वोटिंग का अधिकार है। सोचो आज के मुकाबले, आज के 10 में से सिर्फ 1 लोग वोट कर सकता था उस समय। तो देखिए उस समय 10%, और उस समय यह चीज भी बहुत बड़ी है। वंचित के लिए, भूखे के लिए रोटी का एक टुकड़ा बहुत बड़ा होता है, और 100 मील चलने के लिए एक कदम भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, और एक कदम भी प्रशंसनीय होता है। इसलिए मैं इस विशेषता की, 1935 के इस विशेषता की प्रशंसा करता हूं। इंपॉर्टेंट इस पर लगा लीजिए कि मताधिकार लगभग उस समय की लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार भी दे दिया गया। आगे चलते हैं, आगे क्या 1935 का अधिनियम क्या कहता है। देखो कुछ और महत्वपूर्ण, ये भी इंपॉर्टेंट कर लो, इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये भी, ठीक है। इसमें क्या हुआ, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। उस समय का भारत का आदान प्रदान और भारत की साख यानी कि मॉनेटरी साख, यानी कि जो भारत की मॉनेटरियल पावर थी, जो आर्थिक शक्ति थी, उसकी देखरेख के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। और संघ लोक सेवा आयोग, जिसे क्या कहते हैं, यूपीएससी, आप लोगों में से कुछ लोग या फिर बहुत सारे लोग यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। और क्या, प्रांतीय लोक सेवा आयोग, यानी कि स्टेट पीएससी, और
2 या 2 से अधिक राज्य प्रांतों को मिलाकर संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। क्या क्या हुआ? रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, संघ लोक सेवा आयोग का गठन हुआ, प्रांतीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ, संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। और 1935 के बाद 2 वर्ष बाद एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। एक संघीय न्यायालय एक बार कब की गई थी? 1774 में की गई थी, कलकत्ता में। कलकत्ता में की गई थी ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के आधार पर। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के आधार पर एक बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई थी और दोबारा 1937 में संघ न्यायालय की स्थापना की गई। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग पहुंचते हैं। देखो बहुत ही महत्वपूर्ण, आप देखिए ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, यहां हम लोग आजाद हो रहे हैं। लगभग 200 वर्ष का परतंत्र देखने के बाद, लगभग 200 वर्ष की गुलामी देखने के बाद फाइनली वो समय आया 1947 का। 1947 आया और तब तक अंग्रेज, देखो अब उन्हें जाना तो पड़ता ही, क्योंकि यहाँ पे जो स्थानीय, यहाँ पे जो मतलब भारतीय आंदोलन प्रखर हो रहे थे, मुखर हो रहे थे और सफल हो रहे थे। गांधी जी और तमाम क्रांतिकारी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, एक लंबी फहरिस्त है, वो आप इतिहास में पढ़ेंगे। देखो एक लंबी फहरिस्त है, यहाँ की आंदोलन, यहाँ की क्रांतियां सफल हो रही थी, फलीभूत हो रही थी और जो मानवता है वो और विकसित हो रही थी, सभ्यता और विकसित हो रही थी। हम राजशाही, बहुत सारे देशों ने राजशाही छोड़ दी थी उस समय तक, तो ये दबाव बनने लगा था और ब्रिटिश भी उस समय तक कमजोर पड़ने लगा था। लेकिन मैं इसको अजगर कहता हूं, लेकिन अजगर जाते जाते भी कुछ चोट तो करके ही जाएगा। मनसा बना ली थी जाने की, लेकिन फिर भी ऐसे ऐसे बीज बो गया 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम में, जो हम आज तक ढो रहे हैं, जिनका द्वेष हम आज तक ढो रहे हैं, जिनके गलत परिणाम हम आज तक ढो रहे हैं, और शायद 1-2 नस्लें और ढोएं। लेकिन हमारा और आपका उत्तरदायित्व है कि इन चीजों को सुधार कर, उनके रोपे गए जो विष बीज थे, उनके जो विष बीज से जो अंकुर फूटे हैं, उनको हमको मसलना होगा। देखिए क्या हो स्वतंत्रता अधिनियम। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, उन्होंने एक घोषणा की 20 फरवरी को घोषणा की कि 30 जून 1948 को, यानी कि नहीं जाना चाह रहे थे 47 में, उन्होंने घोषणा की कि 30 जून 1948 को भारत में ताज के शासन का अंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत में ताज के शासन का अंत हो जाएगा और भारत की सत्ता उत्तरदायी हाथों में सौंप दी जाएगी। इतना आप पढ़ो। फिर आगे बढ़ते हैं कि 20 फरवरी 1947 को उस समय के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा की कि 30 जून 1948 को भारत में ताज के शासन का अंत हो जाएगा, जिसकी तैयारी 1909 से चल रही थी। 1909 से भारत शासन अधिनियम 1909 से जिसकी तैयारी चल रही थी कि हम ब्रिटिशर्स ने ये बना लिया था कि अब उनको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको जितना दोहन करना था कर चुके थे। उस समय जो मानसिकता तक हम लोगों की तोड़ कर रख दी थी, वो मानसिकता में घुसी हुई गुलामी हमारी आज बहुत ऐसे जो निचले लोग हैं, निचले क्षेत्र हैं, निचले समुदाय हैं, उनके भीतर जो वो गुलामी की मानसिकता घुसी हुई से पैठ बनाई हुई, वो अभी तक नहीं निकल पा रही है। तो देखिए इससे क्या हुआ, यहां पर इसने कह दिया कि उत्तरदायी हाथों में सौंप दिया जाएगा। तो उस समय क्या हुआ, उस समय भारत में 2 धर्म, जैसे हिंदू और मुस्लिम 2 धर्म यहां पर बहुसंख्यक थे अन्य धर्मों की अपेक्षा में। ये 2 धर्म बहुसंख्यक थे और 2 बड़ी पार्टियां थी। एक थी कांग्रेस, क्या नाम था इसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और दूसरी पार्टी थी मुस्लिम लीग।
दूसरी पार्टी थी मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग का नेता था जिन्ना मुस्लिम लीग का नेता था। उसने क्या कह दिया कि भैया इसको आजाद कराने में हमारा भी योगदान है, यानी कि मुसलमानों का भी योगदान है, और इसमें बहुत सारी जनसंख्या मुसलमानों की है, तो सिर्फ और सिर्फ किसी एक उत्तरदायी हाथ मतलब हिंदुओं के हाथ में क्यों देकर जाओगे। तो इस घोषणा से असहमत होकर मुस्लिम लीग ने धर्म के आधार पर 2 राष्ट्रों की मांग कर दी और आंदोलन चालू कर दिया। ठीक है, हम अभी अपने स्वाधीनता की तरफ बढ़ ही रहे थे कि हमारे बीच के कुछ लोगों ने कर दिया। ठीक है, तो मुस्लिम लीग ने इस घोषणा से असहमत होकर इस घोषणा से 2 राष्ट्रों की मांग कर दी, 2 राष्ट्रों की मांग कर दी। आगे क्या हुआ, आगे की कहानी पे चलते हैं। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की 1946 की संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान उन पर लागू नहीं होगा जो इसे नहीं मानते। अब देखो, ब्रिटिश शासन कर रहा है और उसने क्या कह दिया कि भैया जो तुम 1946 से संविधान बना रहे हो वो उन पर नहीं लगेगा जो तुम्हारे संविधान को नहीं मानेंगे। करना क्या चाहिए था कि 1946 में जो संविधान बन रहा है, जैसे हमारा संविधान हमारी चीजें तुम सब मानते थे, वैसे ये जो नया बन रहा है ये सब भी तुमको मानना पड़ेगा। कि मतलब ये होना तो यही चाहिए था, लेकिन कैसे हो जाता, इनको तो फूट डालनी थी, बंटवारा करना था, और इस आस में बंटवारा करना था कि आगे चल के ये सरकार चला नहीं पाएंगे, ये फिर हमारे पास आएंगे और ये हमारी कॉलोनी की तरह आगे जीवन पर्यंत रहेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम लोग इतनी गुलामी से त्रस्त हो चुके थे कि हमने वे सब अनुचित शर्तें भी मान ली, और उन्हीं अनुचित शर्तों को मानने का खामियाजा हम आज भुगत रहे हैं। तो 3 जून 1947 को ब्रिटिश ने घोषणा कर दी कि 46 का जो संविधान है वो उन पर लागू नहीं होगा जो इसे नहीं मानते। और वो कौन लोग, रियासतें हो गई, कोई पार्टी हो गई, वो अगर नहीं मानना चाहे तो ना माने। अच्छा, 3 जून और उसी दिन लॉर्ड माउंटबेटन ने एक योजना बनाई कि अब 2 राष्ट्र बनेंगे। भैया मुस्लिम लीग ने मांग लिया है और उनको तो, और ये मुस्लिम लीग ने अपनी मर्जी से नहीं माना, इसके जिन्ना के दिमाग में सुइयां चुभो कर ऐसी परिस्थितियां पैदा कर करके जिन्ना के दिमाग में यह चीज डाली गई कि भैया मांगो 2 राष्ट्र। तो मांग लिए 2 राष्ट्र। अब जब 2 राष्ट्र मांग लिए तो भैया उन्होंने वही करना चालू कर दिया। लॉर्ड माउंटबेटन ने एक योजना बनाई जिसे लॉर्ड माउंटबेटन योजना कहा जाता है। वो लॉर्ड माउंटबेटन योजना बनाई और वो योजना क्या थी, 2 देशों की, भारत व पाकिस्तान। भारत व पाकिस्तान 2 राष्ट्रों की योजना बनाई लॉर्ड माउंटबेटन ने। वहां से बुलाया रेडक्लिफ को, अमेरिका से, ब्रिटेन से। वो रेडक्लिफ यहां आया, उसने कोई देश ना देखा, ना कभी देखा, यहां आया, सीधे उसने नक्शा रखा और एक लाइन खींच दी कि भैया ये पाकिस्तान, ये हिंदुस्तान। उसमें उस रेखा में उस मूढ़ ने ये भी नहीं देखा कि बीच में उसकी रेखा खींचने में किसी का घर आ गया जिसका आंगन हिंदुस्तान में है, कमरे पाकिस्तान में है, किसी का खेत हिंदुस्तान में है, घर पाकिस्तान में है, किसी का गोंडा हिंदुस्तान में है, घर पाकिस्तान में है। उस मूर्ख ने यह भी नहीं देखा, वो वहां से आया और उसने एक लाइन खींच दी बस, जिसे रेड क्लिफ लाइन भी कहा जाता है। भारत पाकिस्तान के बीच की रेखा को रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। तो देखो आगे क्या हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया, ये जो योजना बनाई जिसमें राष्ट्र के 2 हिस्से कर दिए, हिंदुस्तान व पाकिस्तान। तो क्या हो गया, देखो हिंदुस्तान, इसने भारत को 2 संप्रभु राष्ट्र भारत व पाकिस्तान में विभक्त कर दिया, और इसने वायसराय का पद समाप्त कर गवर्नर का पद दोनों डोमिनियन यानी दोनों राष्ट्र, उसके बाद भी आजाद कर दिया। फिर भी नहीं छोड़ रहे, फिर भी उन्होंने 2 अलग देश बना दिए, उन दोनों देशों में अपना गवर्नर बना दिया। वायसराय तो खत्म हो गया, लेकिन फिर गवर्नर जनरल पैदा हो गए। देखो फिर गवर्नर जनरल, ये गवर्नर जनरल, तो ये तो हो रहा था, ये हो रहा था उस समय। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है। 1947 का ही हम पढ़ रहे हैं, 1947 का ही भारत स्वतंत्रता अधिनियम पढ़ रहे हैं। इसमें क्या हुआ, इसमें इन्होंने एक और क्लॉज जोड़ा भारत स्वतंत्रता अधिनियम में कि दोनों देश अपना संविधान बना लें, लेकिन
अपना संविधान बना लें और कोई भी ब्रिटिश का कानून है उसको समाप्त करने का अधिकार है। और क्या जोड़ दिया उसमें, चाहें तो ये स्वतंत्रता अधिनियम को भी समाप्त कर दें और फिर से गुलाम हो जाएं। देखो किस हिसाब से ये अजगर किस हिसाब से निकलना चाहता था और आखिरी तक खून चूसना छोड़ना नहीं चाहता था। पूरा खून चूस लिया फिर भी नहीं छोड़ना चाहता था। क्या इसमें क्लॉज जोड़ा गया कि दोनों देशों को अपना संविधान बनाने का अधिकार दे दिया गया और पुराने किसी भी ब्रिटिश कानून को अमान्य करने का अधिकार दे दिया गया, यहां तक कि स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को भी। और क्या एक क्लॉज जोड़ा कि ब्रिटिश संसद में पारित कोई भी कानून दोनों देशों पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक वे इसे नहीं मानते। यहां भी ये सोच रहे थे कि अभी भी दोनों राष्ट्र चला नहीं पाएंगे देश और फिर से ब्रिटिश के पास पहुंच जाएंगे। और अंतिम और ये क्या, भारत का सचिव, अच्छा जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भारत का जो सचिव था वो पद भी इसमें समाप्त कर दिया गया, जिस पद का गठन हुआ था 1858 के भारत शासन अधिनियम में इस पद का गठन हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1858 में भारत से इसका भी अंत कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या हुआ, रियासतों को किसी भी देश में शामिल होने या स्वतंत्र रहने की स्वतंत्रता दे दी। ये देखो एक और फुरहरी छोड़ दी, एक और तीली लगाकर छोड़ दी कि जो रियासतें हैं, जो राजा रजवाड़े हैं, उनको तो पता था कि राजा रजवाड़े ऐसे आसानी से मानेंगे नहीं, इनके तो खून में ही राजशाही है, ये किसकी एक अधीनी लेंगे नहीं किसी की, और अधीनी नहीं लेंगे कि तो ये आपस में लड़ मर जाएंगे। इन्होंने इस क्लॉज में जोड़ दिया कि रियासतों को किसी भी देश में शामिल होने की स्वतंत्रता, चाहे वो हिंदुस्तान में जा सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में जा सकते हैं, चाहे एक अलग देश बने रह सकते हैं। ऐसे कैसे होगा भैया? तो देखो बाकी सी 569 रियासतें थी उस समय, बाकी की रियासतें मान गई, लेकिन 3 रियासत, एक रियासत थी जूनागढ़, दूसरी थी हैदराबाद, और तीसरी रियासत क्या थी? जम्मू कश्मीर। तीसरी रियासत थी जम्मू कश्मीर। इन 3 रियासतों ने कह दिया भैया इस क्लॉज के आधार पर, इस अनुच्छेद के आधार पर कह दिया कि हम नहीं शामिल होंगे भारत में। जूनागढ़ ने कह दिया कि हम पाकिस्तान में जाएंगे। तो फिर क्या हुआ? 3 तरीकों से इन 3 रियासतों को भारत में जोड़ा गया। जूनागढ़ में क्या हुआ था? देखो जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा जूनागढ़ को जनमत संग्रह, जब उसने कह दिया कि उसे पाकिस्तान में शामिल होना है, तो उस समय की भारत सरकार ने क्या किया? उस समय की भारत सरकार ने जूनागढ़ में जनता में जनमत संग्रह करा लिया कि वो कहां जाना चाहते हैं, पाकिस्तान या भारत, और पूरी 95% वोटों से वो भारत में आना चाहते थे। और हैदराबाद को कैसे शामिल किया गया? ये पुलिस कार्रवाई द्वारा हैदराबाद को लिया। हालांकि ये पुलिस कार्रवाई सिर्फ नाम की थी, ये कार्रवाई सैन्य कार्रवाई थी। और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र द्वारा भारत में शामिल किया गया है। विलय पत्र द्वारा, किसके द्वारा? जम्मू कश्मीर को विलय पत्र द्वारा भारत में शामिल कर लिया गया। तो ये देखो, छोड़कर तो यहां पर ये चिंगारी गए ही थे कि रियासतें लड़ें, लेकिन धन्य हो उस लौह पुरुष का, धन्य हो उस समय की सरकार का, धन्य हो लौह पुरुष का। इसलिए कह रहा हूं कि हैदराबाद ने तो युद्ध छेड़ दिया था। लौह पुरुष किसे कहते हैं? वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल।
सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका भला हो कि इन्होंने, ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे, क्योंकि इन्होंने हैदराबाद को भारत में मिलाया और पूरे भारत के बीच में एक दूसरा देश नहीं बना। और क्या हुआ कि अपने अपने संविधान का निर्माण करने के लिए, करने तक सुधार सहित 1935 का अधिनियम, देखो इन्होंने इसमें ये क्लॉज भी जोड़ दिया कि जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है, जब तक दोनों देश अपना संविधान नहीं निर्मित कर लेते हैं तब तक ये क्या करेंगे, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसके अंतर्गत संविधान अपना चलाएंगे। और क्या, आगे बढ़ते हैं, देखो आगे बढ़ते हैं। यहां तक देखो भारत स्वतंत्रता अधिनियम यहां पर समाप्त हो गया। अब आता है 1946 की अंतरिम सरकार, जिसे इंटरिम गवर्नमेंट कहते हैं। जब संविधान बन गया, जब संविधान बनने के लिए संविधान सभा बन गई, जब संविधान सभा बनी तो एक अंतरिम सरकार बनाई गई। अंतरिम सरकार जो बनाई गई वो जो अंतरिम सरकार थी, वो वायसराय की जो परिषद थी वही थी अंतरिम सरकार। वायसराय की परिषद के जो सदस्य थे वही अंतरिम सरकार के सदस्य थे। तो देखो सदस्य कौन कौन थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू दिखेंगे ऊपर, ये राष्ट्रमंडल और विदेश मामलों के प्रभारी थे। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल और विदेश मामलों के प्रभारी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण देखते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि देखते थे। जॉन मथाई थे उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति देखते थे। बाबू जगजीवन राम श्रम देखते थे। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्रालय देखते थे। सी.एच. भाभा कार्य खान एवं ऊर्जा देखते थे, वित्त नहीं है। और लियाकत अली खां वित्त देखते थे। अब्दुल रब निस्तार ये देखते थे डाक एवं वायु। आसफ अली ये रेलवे परिवहन देखते थे। सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला देखते थे। आई चुंदरीकर ये देखते थे वाणिज्य। गजनफर अली खान ये स्वास्थ्य देखते थे। और जोगेंद्र नाथ मंडल विधि देखते थे। आप कहेंगे इसमें भीमराव अंबेडकर का नाम नहीं है, लेकिन भीमराव अंबेडकर का नाम इसलिए नहीं है कि भीमराव अंबेडकर के ऊपर उस समय अतिरिक्त दायित्व था। अतिरिक्त दायित्व प्रारूप समिति का, यानी कि संविधान के निर्माण का उनके ऊपर अतिरिक्त दायित्व था, इसलिए इस अंतरिम सरकार में वे नहीं थे। लेकिन अब आते हैं 1947 की स्वतंत्रता के बाद क्या सरकार बनी, उस सरकार के कौन कौन सदस्य थे, उस सरकार के कौन कौन सदस्य थे। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनाए गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना बनाए गए। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि बनाए गए। मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा के बनाए गए। डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे के बनाए गए। षडमुगम आर एस षडमुगम ये वित्त के बनाए गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिनकी बात मैं कर रहा था वो कानून मंत्री यानी कि विधि के मंत्री बनाए गए। बाबू जगजीवन राम श्रम के बनाए गए। बलदेव सिंह जी रक्षा के ही रहे, अंतरिम में भी ये रक्षा के थे और स्वतंत्र भारत में भी रक्षा के थे। राजकुमारी अमृत कौर, पटियाला की महारानी राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य की बनाई गई। सी.एच. भाभा को इस बार वाणिज्य दे दिया गया और रफी अहमद किदवई को संचार मिला। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को क्या मिला, उद्योग एवं आपूर्ति। और वी.एन. गाडगिल ये क्या था, कार्य खान एवं ऊर्जा, इनको कार्य खान एवं ऊर्जा मिला। देखो ये हमने आज तीसरा लेक्चर अच्छे से पढ़ा, तीसरा लेक्चर हमने आज अच्छे से पढ़ा। हम लोग अब स्वतंत्र हो चुके हैं। अब अगले लेक्चर में हम अपना संविधान बनाने का कार्य प्रारंभ करेंगे। देखो मजा आया होगा आपको इसकी क्लास में। एक बार रिवाइज करवा देता हूं फटाफट एक बार रिवाइज करवा देता हूं आज की क्लास। आज की क्लास क्या है, पहला सांप्रदायिकता अवार्ड 1932 में सांप्रदायिकता अवार्ड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजी
मैकडोनल्ड, रैमजी मैकडोनल्ड अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए एक योजना लाए जिसमें दलितों, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियों, मुस्लिमों और सिखों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान किया गया। दलितों के लिए अलग, हिंदुओं से अलग एक निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान किया गया। कांग्रेस और दलित नेताओं में क्लैश हो गया। उसके बाद गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना की येरवड़ा जेल में समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट या पूना समझौता कहा जाता है। आगे क्या, फिर उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 आया। भारत शासन अधिनियम 1935 बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि इस जो आज के संविधान का जो 2/3 हिस्सा है वो 1935 के ही भारत शासन अधिनियम से लिया गया। इसके अंतर्गत अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई। राज्यों और रियासतों को इकाई मान लिया गया और 3 सूचियां बनाई गई, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची में 59 विषय 59 विषय थे और राज्य सूची में 54 और संवर्ती सूची में 36 विषय थे। और इसमें क्या किया गया, राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली का अंत कर दिया गया। और इसमें राज्यों में एक 11 उस समय 11 राज्य थे, उसमें से 6 राज्यों में द्विसदनात्मक सरकार की व्यवस्था कर दी गई। द्विसदनात्मक मतलब विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद 11 में से 6 राज्यों में कर दी गई द्विसदनात्मक व्यवस्था। और इसमें क्या गया, केंद्र में राज्यों से, प्रांतों से हटाकर केंद्र में इसमें क्या किया गया, द्वैध शासन प्रणाली लागू कर दी गई, जिसमें 2 प्रकार के विषय में विभक्त कर दिया गया, स्थानांतरित विषय और आरक्षित विषय। स्थानांतरित विषय वे थे जो सीधे सीधे वायसराय के अधिकार क्षेत्र में आते थे, और जो आरक्षित विषय वे थे जो वायसराय के अधिकार में आते थे, और स्थानांतरित विषय वे थे जो कार्यपालिका की मदद से वायसराय जिनकी देखरेख करता था। और इसमें क्या हुआ, पहली बार महिलाओं को और दलित वर्गों को और मजदूर को वोटिंग का अधिकार मिला, और उस समय की संपूर्ण जनसंख्या के लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार प्राप्त हो गया, क्योंकि उससे पहले कर के आधार पर, संपत्ति के आधार पर ही और शिक्षा के आधार पर ही जो मताधिकार प्राप्त था। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या था, इसमें भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, संघ लोक सेवा की आयोग, आज के यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा की आयोग की स्थापना की गई, प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, संयुक्त लोक 2 या 2 से अधिक प्रांतों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की भी गठन किया गया। और 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, यानी कि 1937 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। उसके बाद आया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यहां पर आकर अब हम आजाद होने वाले हैं, लेकिन ये आजाद हम लोगों को करना नहीं चाहते थे। उस समय के क्लीमेंट एटली नाम के व्यक्ति उस समय ब्रिटेन की संसद के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा की कि हम लोग 30 जून 1948 को भारत को स्वतंत्र कर देंगे, ताज के शासन का अंत कर देंगे, और यहाँ की सरकार उत्तरदायी हाथों में देकर हम लोग अपने घर को चले जाएंगे। लेकिन उस समय की मुस्लिम लीग के जो अध्यक्ष थे जिन्ना या, और पूरी मुस्लिम लीग ने ये इस घोषणा से नाराज हो गए कि भैया हमको एक और देश चाहिए, हमारा अपना मुसलमानों का अलग देश चाहिए। और यही तो वो चाहते थे, तो फिर यही हुआ। 3 जून 1947 को ब्रिटिश ने घोषणा कर दी कि 3 जून को यह घोषणा की कि जब उन्होंने मांग कर ली तो फिर भाई कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों सहमत हो गए और 2 देशों की परिकल्पना बना ली गई। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने घोषणा कर दी कि जो 46 वाला संविधान है वो जो मानना चाहे वो माने, न मानना चाहे न माने। कौन न माने, जो रियासतें हो गई, कोई और संस्था हो गई। और 3 जून 1947 को उसी दिन लॉर्ड माउंटबेटन ने एक योजना बनाई जो माउंटबेटन योजना कही जाती है, जिस योजना के अंतर्गत भारत को, उस समय के अखंड भारत को 2 हिस्सों में बांट दिए गए। वैसे तो 3 हिस्से, लेकिन 2 देशों में, 3 हिस्से और 2 देशों में हम ये कहेंगे। और इसके बाद संप्रभु पाकिस्तान और भारत का निर्माण हुआ। और क्या इसमें वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया और इस वायसराय को दोनों देशों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और क्या हुआ इसमें, दोनों देशों को अपना संविधान बनाने का अधिकार दे दिया गया और पुराने यानी कि कोई भी ब्रिटिश कानून को न मानने का या खंडन करने का अधिकार दे दिया गया। और क्या हुआ, और ये भी इसमें क्लॉज जोड़ दिया गया
कि चाहे तो वो स्वतंत्रता अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम भी खंडित कर दें। और उसमें क्या क्लॉज जोड़ा गया, ये क्लॉज क्या कहता है, ब्रिटिश संसद में पारित कोई भी कानून दोनों देशों में तब मतलब उस समय का ब्रिटिश में जो कोई भी अगर विधेयक आएगा या फिर कोई भी अधिनियम पारित होगा तो वो भारत में लागू तब तक नहीं होगा जब तक वो नहीं मानेंगे। और 1858 का निर्मित भारत के सचिव का पद भी समाप्त कर दिया गया। और क्या हुआ, रियासतों को, किसी भी रियासतों को ये निर्देश दे दिया गया कि वो चाहे भारत में रह लें, चाहे पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, लेकिन या फिर चाहे स्वतंत्र अपना देश बना लें। उसके आगे क्या, अपने अपने संविधान का निर्माण। अच्छा, दोनों देशों को ये निर्देश दिए कि जब तक वो अपना संविधान नहीं बनाते तब तक इस वाले 1935 वाले, मतलब जिससे जो पहले पढ़ा 1935 वाले भारत शासन अधिनियम को ही माने। आगे क्या था, अंतरिम सरकार पढ़ ली, 1947 का भारत का पहला मंत्रिमंडल पढ़ लिया। कैसी लगी आपकी क्लास ये भी बताना, और हम लोग मिलेंगे कल। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, अध्ययनरत रहें। जय हिंद।